जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में चल रहा है बायोलॉजी, खत्म हो गया और अब बायोलॉजी के बाद हमें स्टार्ट किया है फिजिक्स। और फिजिक्स में चल रही है लाइट में चल रही है क्या? तो लाइट में चल रहा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में चल रहा है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में चल रहा है। इस उत्तल सॉरी हम आपको इससे पिछली क्लास में पढ़ाए थे प्रकाश का विवर्तन। हम आपको बताए थे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो छोटी सी अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे से होकर लाइट को मतलब रे को मूव हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। इसके बाद हम बताए थे आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो आज हम बताएंगे क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदु। तो लिखिएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि आप जानते हो ये क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता कैसे। तो मान लीजिए यह कांच का एक गोलीय है। कांच का एक गोला है सॉरी ये कांच का गोलीय है। इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। तो मान लीजिए यह क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। तो आप देखते होइएगा कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है लगभग इसी के प्रकार के ना होता है। जैसे ये हो गया इस टाइप से। अगर मान लीजिए इसी में यहाँ से विभाजित कर दे और इस साइड से क्लाई कर दे। क्या कर दे? क्लाई कर दे। तो यह कौन सी दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। और जब इस साइड से क्लाई करेंगे सॉरी और ये वाला भाग परावर्तक मतलब धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा। तो ये कौन होगा? ये अवतल दर्पण होगा। और ये उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा। तो कौन सी भाग होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो अब उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो हम क्या किस चीज के बारे में जानेंगे? वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र होता क्या है? तो लिखिएगा वक्ता केंद्र। ये क्या हो गया? ये हो गया ये कांच का गोलीय दर्पण हो गया। इस गोलीय दर्पण को अगर बीचे बीचे में आधे आधे काट दिए इधर बन गया अवतल दर्पण और इधर बन गया उत्तल दर्पण। ये गढ़ा वाले भाग हम आपको कल बताए थे। ये अगर इस भाग को परावर्तक इस भाग को उभरा हुआ भाग को कलय करेंगे और धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के बारे में आपको बताए थे कि उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा और धंसा हुआ भाग कलय किया हुआ आता है। तो लिखिएगा क्या? वक्ता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो वक्ता केंद्र होता क्या है? तो सामान्य गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्ता केंद्र माना जाता है। तो लिखिएगा सामान्य गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, सामान्य गोलीय सामान्य गोलीय दर्पण के केंद्र सामान्य गोलीय दर्पण के केंद्र ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का केंद्र माना जाता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का केंद्र
सामान्य गोलीय दर्पण के केंद्र ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र माना जाता है, वक्रता केंद्र माना जाता है, माना जाता है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसके बाद आप पोल के बारे में पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? पोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोल होता क्या है, देखिए यहाँ से ये वाली भाग क्या हो गया? अवतल दर्पण, और यहाँ से ये वाली भाग क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो इस दर्पण के आधी भाग यहाँ पे आ गया, इस दर्पण के आधी भाग यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? पोल होगा। तो दर्पण के आधी भाग को क्या बोलेंगे? पोल बोलते हैं, यानी ध्रुव बोलते हैं। तो लिखिएगा ध्रुव, ध्रुव या पोल, ध्रुव या पोल लिखिएगा। इसमें लिखिएगा दर्पण के आधी या दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या बोलेंगे? पोल बोलते हैं। दर्पण के लिखिएगा किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम समझने के लिए ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण के ये आधे वाली भाग यहाँ पे, आधा इधर आधा इधर, तो यहाँ पे क्या होगा? पोल होगा। क्या होगा? पोल होगा, मतलब ध्रुव हो गया। तो इस दर्पण में भी क्या हुआ? दर्पण के आधी वाली भाग, सेंटर यहाँ पे सी है, ठीक है, तो ये पोल हो गया। इस दर्पण के मतलब उत्तल दर्पण के आधा और आधा इधर हो गया, तो बीचों बीच यानी मध्य भाग, और अवतल दर्पण का मध्य भाग को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। तो किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव ध्रुव के बाद क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो लिखिएगा पोल और सेंटर के दूरी, यानी पोल मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो लिखिएगा वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव यानी P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक आप लिख लिए होइएगा। चलिए, और वक्रता त्रिज्या के बाद क्या लिखेंगे हम? एक होता है फोकस बिंदु और एक होता है मुख्य अक्ष। तो लिखिएगा मुख्य अक्ष के बारे में लिखिएगा। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के बारे में लिखेंगे। लिखिएगा मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए, ये जो वक्रता त्रिज्या हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे, मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। मतलब P से C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो मुख्य अक्ष लिखिएगा वक्रता केंद्र यानी C और ध्रुव
को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष के रेखा कहते हैं। अब देखिए, अब अगर दूसरा फोटो बनाना चाहिएगा तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, चाहे से देखिए अवतल दर्पण में देखिए, ये हो गया, क्या हो गया, ये भाग कला ही रहता है। यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है तो यहाँ पे इसका P है, तो यही को मिलाने वाली रेखा को, इसी रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। इसी रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। इसके बाद लिखिएगा क्या, तो इसका लिखिएगा फोकस। इसके बाद लिखिएगा क्या, फोकस बिंदु। इसमें फोकस बिंदु क्या होता है, तो लिखिएगा फोकस बिंदु। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम आपको बताएंगे कि फोकस से होकर गुजरता है रेखा, मुख्य अक्ष से होकर, मुख्य अक्ष के समानांतर, ध्रुव से होकर गुजरता है, सेंटर से होकर गुजरता है, तो ये आपको इस आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। तो इसमें क्या होगा देखिए, तो लिखिएगा, जैसे आपको हम पहले फोटो में समझा देते हैं यहाँ पे। चलिए इस फोटो को हम हटाते हैं, एक दूसरा फोटो आपको बताते हैं। चलिए इसको आप फोटो को बना लिए होइएगा, ऊपर में ही बना लीजिएगा, सबसे ऊपर फोटो को। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण हो गया। क्या है ये, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा ना, और कहीं ना कहीं इसका आधे दर्पण के आधे भाग को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये दर्पण इतना बड़ा है, इसके आधे भाग को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और पोल के यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, क्योंकि ये कभी ना कभी वक्र रहा होगा, और जो वक्र रहा होगा तो इसी के सेंटर को क्या बोलेंगे, मतलब गोलाकार ही रहा होगा ना, इस तरह से ऐसे ऐसे से, देखो ऐसे ऐसे करके गोलाकार रहा होगा ना। जब गोलाकार रहा होगा तो इसका सेंटर भी रहा होगा। मान लीजिए यहाँ ना हो के यहीं सेंटर रहेगा ना, तो इसका ही सेंटर रहा होगा, और इसका पोल रहा होगा। क्या रहा होगा, पोल रहा होगा। तो P और C के मध्य बिंदु को, P और C के मध्य बिंदु को ही फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो लिखिएगा, पोल और वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु को या दूरी को फोकस बिंदु बोलते हैं। तो लिखिएगा क्या, वक्रता केंद्र और वक्ता केंद्र को क्या से डिनोट करते हैं, C से। वक्ता केंद्र और क्या, ध्रुव, वक्ता केंद्र और ध्रुव को क्या, P से, यानी पोल के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। चलिए इतना आप लिख लिए। एक बार हम आपको टोटल चीज़ समझा देते एक ही फोटो में। इस फोटो को लिख लीजिएगा, इसके बीच की दूरी को, इसको लिख लिए होइएगा। देखिए यहाँ पे नीचे में समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर होगा ना तो गोलाकार ही दर्पण होगा। क्या होगा, ये गोलाकार दर्पण होगा। एक साइड से क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण, और एक साइड से बन जाएगा अवतल दर्पण। अब इधर कलेक्ट कर देंगे, इस साइड कलेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, अब उत्तल दर्पण। क्या बन जाएगा इधर, उत्तल दर्पण। समझिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, चैप्टर थोड़ा लंबा है। यह उत्तल दर्पण, और इस वाले भाग को अगर कलेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, अवतल दर्पण। दर्पण के बीचों बीच हम कट कर दिए, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, सेंटर हो गया। क्या हो गया, सेंटर, मतलब वक्ता केंद्र हो गया, C हो गया।
और यहाँ पे दर्पण के आधे भाग, मान लीजिए दर्पण के आधे भाग यहाँ हुआ, इस दर्पण के आधे भाग यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो इससे ये मिला देंगे और इससे ये मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा जो भाग हो गया ये रेडियस हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या के बारे में आप जानते हैं ना, तो त्रिज्या हो गया, तो ये भी त्रिज्या होगा ना। यहाँ पे पी हो गया तो इधर भी पी हो गया, ठीक है। और ये तो बीचों बीचों वाली भाग बांटे थे तो इसको मिटा दीजिए, मतलब आधी बांटे थे तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इसमें सी हो गया, यहाँ पे पी होगा, इसके मध्य बिंदु यानी इसके मध्य बिंदु ये क्या होगा, एफ होगा, क्या होगा, दोनों का एफ हो गया। तो यहाँ पे सी और एफ है, तो सी से पी के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, सी से पी के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन सी से पी के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और दर्पण के आधे भाग, दर्पण के आधे लंबाई को क्या बोलेंगे, पोल यानी ध्रुव बोलेंगे। तो समझ गए होइएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए इसके बाद लिखिएगा अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में हम जानेंगे। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण से बनने प्रतिबिंब के बारे में हम जानेंगे। तो लिखिएगा, इसको लिख लिए होइएगा। चलिए सब फोटो बना लिए होइएगा, नहीं बनाए होइएगा तो वीडियो रोक कर बना लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। हम आपको क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से बना क्या है टॉपिक, तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने की विधि है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने की विधि, बनाने के विधि। अब प्रतिबिंब कब बनेगा, प्रतिबिंब कब बनेगा, तो प्रतिबिंब उसी कंडीशन में बन सकता है जब दो रे, कम से कम दो रे का होना जरूरी है, मतलब दो प्रकाश की किरण का होना जरूरी है। एक प्रकाश की किरण प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, तो मिनिमम कितना, दो प्रकाश की किरण होना अनिवार्य है। कम से कम दो प्रकार के किरण होना अनिवार्य है, और वही मिनिमम जब दो प्रकार की किरण होगा तो उसी में अलग अलग स्थितियां हो सकती है, उसी में क्या होता है, अलग अलग स्थितियां हो सकती है। तो लिखिएगा कि किसी भी दर्पण में, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है। मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरण यानी रे की जरूरत पड़ती है, रे की आवश्यकता होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यह पूछ देगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण की आवश्यकता पड़ेगा, कम से कम दो, कम से कम एक, या एक से अधिक, या दो से अधिक, ऐसे करके आपको देगा। तो कम से कम कितना आपको आवश्यकता पड़ती है, तो मिनिमम दो पड़ती है, तो आपको मिनिमम दो वाली पर टिक लगाना पड़ेगा, अब बनती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। चलिए लिखिएगा, नीचे लिखिएगा अवतल दर्पण पर, जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, अगर प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम जानते हैं ना कि अगर मान लीजिए अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पे रहेगा तो कैसा बनेगा, सेंटर पे रहेगा तो किस तरह से बनेगा। तो इसके बनाने के लिए 3 विधियां हैं। क्या है, 3 गो विधि है। आप उस तीनों विधि का अगर नियम का फॉलो करते हैं तो आप कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर 3 नियम आप जानते हैं तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए
प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। 3 नियम है, लिखिएगा इसको। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। फर्स्ट नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, अब यहाँ पे आपको याद आएगा कि मुख्य अक्ष, अभी हम जस्ट मतलब पहले आपको बताया कि मुख्य अक्ष होता क्या है। चलिए एक बार और हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार रिपीटेड होगा मुख्य अक्ष। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, ये पी हो गया। यही मुख्य अक्ष है। क्या है? यही मुख्य अक्ष है। मतलब सी और पी को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो लिखिएगा इसमें कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर, जैसे कि आप फोटो बेकार में मिटा दिए, देखिए यहाँ पे, अगर ये क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंटर है, यहाँ पे क्या है, पी है, और कह रहा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य सी और पी के बदले कह रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर। क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। अगर मान लीजिए कह रहा है, नियम फर्स्ट कह रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके बीच की दूरी ये हो गया, तो ये एफ है। तो कह रहा है अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष यहाँ पे जाएगा तो परावर्तक सतह है, तो रिफ्लेक्ट करेगा परावर्तक सतह से। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के यदि समानांतर कोई रेखा जाएगी तो यह कहाँ से गुजरेगी? तो यह फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। तो लिखिएगा, नियम 1 में लिखिएगा कि यदि कोई रेखा 3 नियम याद रखिएगा, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई रेखा, अवतल दर्पण में यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके बाद हम आपको शॉर्ट भी बता देंगे, लेकिन अब लॉन्ग आना चाहिए, कहीं आप फंसिएगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए। यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, तो परावर्तक सतह के बाद, परावर्तक सतह के बाद कहाँ से? फोकस से होकर गुजरता है, फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस बिंदु से गुजरता है। आप इसको नहीं समझे, क्या कहे? नहीं समझे, बस कुछ नहीं है। हम आपको बस यही बताए हैं कि यह कोई दर्पण है, यह कोई अवतल दर्पण है, इसका यह सी हुआ और इसका यह पी हुआ। क्या हुआ? इसका यह सी हुआ और उसका वह पी हुआ, और बीच में क्या हो गया, हम आपको बताए थे, फोकस बिंदु। मतलब सी और पी के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और हम क्या बोले हैं कि यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तक सतह से रिफ्लेक्ट होगा, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो कहाँ से गुजरेगा? तो यह फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। इतनी छोटी सी बात आप समझ गए होइएगा, इतनी सी छोटी सी बात आप समझ गए होइएगा। चलिए नियम नंबर 2 लिखिएगा, नियम नंबर 2 लिखिएगा, नियम नंबर 2 लिखिएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहता है? तो नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि, नियम नंबर 2 लिखे, उसका हम फोटो से आपको समझाते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस
बिंदु से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष आपको हम बताए थे, समझिएगा, मुख्य अक्ष को हम बताए थे, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। अब इस छोटी सी बात को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इस फोटो को आप बना लिए होगा नियम नंबर फर्स्ट में। नियम नंबर सेकेंड का फोटो ये रहा आपके सामने, और नियम नंबर सेकेंड का फोटो ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका उभरा हुआ भाग को कलई कर दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटर है, यहाँ पे पोल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे पोल है। तो हम आपको क्या बोले हैं, यहाँ पे क्या होगा, बीचों बीच होगा, फोकस बिंदु होगा। अगर मान लीजिए कोई बिंदु ऐसे आके रेखा गुजर रही है, ऐसे आके गुजर रही है, तो ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। जैसे यहाँ से आ रही है तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट के बाद क्या करेगी, ऐसे समानांतर चली जाएगी। क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर समानांतर चलाएगी, क्योंकि ये जब कोई किरण आएगा, मुख्य अक्ष के किरण आएगा, फोकस होकर गुजरेगा, तो कोई परावर्तक सतह से रिफ्लेक्ट तो होगा ना, और जब परावर्तक सतह से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, समानांतर चला जाएगा। तो इसका फोटो है, ये बना लीजिएगा, 2 नंबर नियम का ये फोटो बना लीजिएगा, 2 नंबर का फोटो बना लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आप लिखिएगा क्या, नियम नंबर 3 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, नियम नंबर 3 लिखिएगा। चलिए, इसको आप बना लिए होइएगा। एक नंबर नियम फोटो भी बना लिए होइएगा। 2 नियम का ऊपर में फोटो है, आप इसको बना लीजिए। हम आपको कुछ नहीं बोले, 2 ही बात आपको हम अभी तक समझाए हैं प्रतिबिंब बनाने की। एक नियम बताए हैं कि यदि कोई मुख्य अक्ष कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर फोकस से होकर गुजरता है, सॉरी, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर रिफ्लेक्ट होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर रिफ्लेक्ट होता है, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा नियम आपको ये बताया है, यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगा और परावर्तक सतह से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। कहाँ निकलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। तो यही हम 2 बात आपको समझाए हैं। 3rd नंबर नियम लिखिएगा, इसको लिख लिए होइएगा। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरता है और फोकस से होकर गुजरने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद कहाँ निकलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। क्या निकलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। तो आइए हम 3rd नियम के बारे में हम लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे, 3rd नियम के बारे में। 3rd नियम ये कहता है कि अगर मान यहाँ पे पहले हम फोटो से बना के आपको हम ये दिखाते हैं। 3rd नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, क्या है, ये कोई अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ पे इसका पोल हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अगर कह रहा है कि यदि कोई रेखा इस सेंटर से होकर रिफ्लेक्ट करेगा, यदि कोई रेखा इस सेंटर से होकर रिफ्लेक्ट करेगा, तो यह इस ऐसे आएगा, मतलब ये किरण ऐसे आ रही है। यहाँ पे एरो का चिन्ह जरूर बना दीजिएगा, दोनों फोटो में एरो का चिन्ह जरूर बनाइएगा। जैसे इस वाले पहला नियम का ये फोटो था, वहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना है, एरो का चिन्ह बना देना है, मतलब किधर से आ रही। जैसे हम आपको फर्स्ट नियम में ये बताए थे ना, यहाँ पे एफ था, तो ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे दर्शा दीजिएगा, ठीक है, बस इतना दर्शा दीजिएगा और इसको ऐसे दर्शा दीजिएगा। और ये रेखा ऐसे आ रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगा, फिर रिवर्स मार देगा। क्या करेगा, रिवर्स मार देगा। हम आपको कुछ नहीं बताया, बस इसमें हम बताया कि एक एरो का चिन्ह आप दे दीजिएगा। एरो का चिन्ह इसलिए दे दीजिएगा क्योंकि आपको याद रहेगा या ध्यान रहेगा कि कहाँ से किरण आ रही है, कहाँ किरण जा रही है, कहाँ से किरण आ रही है और कहाँ किरण जा रही है, ठीक है। ये नियम नंबर 1 का फोटो था, इसमें एरो का चिन्ह इस तरह से दे दीजिएगा। और ये नियम नंबर 2 का है, जिसमें एरो का चिन्ह दे दिए है, और नियम नंबर 3 है। तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रहा है कहाँ से, सेंटर से होकर जब गुजरेगा, वक्ता केंद्र से होकर जब गुजरेगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर सेम वक्ता केंद्र के पर ही चला जाएगा। तो नियम नंबर 3 लिखेगा, जब प्रकाश की किरण जब
प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद वक्ता केंद्र से ही गुजर जाता है वक्ता केंद्र से ही लौट जाता है क्या है परावर्तक सतह से ही वक्ता केंद्र से ही लौट जाता है वक्ता केंद्र से ही लौट जाता है। चलिए ये 3 नियम आप जान लिए 3 नियम आप जान लिए और 3 नियम हम आपको कुछ नहीं बताए। नियम नंबर फर्स्ट बताए कि यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर, इसी में हम फोटो में आपको बताते हैं, इसका ये फोटो हो गया ठीक है, आप इस फोटो को बना लीजिए। इस फोटो के बाद हम देखिए हम इसको कैसे छेड़छाड़ करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई रेखा है यह मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हो गया सी एंड पी के वाली जो रेखा हो गया उसको मुख्य अक्ष रेखा बोलेंगे। तो यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बीचों बीच एफ होगा। तो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो यह गुजरेगा कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। नियम नंबर फर्स्ट कह रहा है। उसका नियम नंबर सेकेंड कह रहा है कि यदि कोई रेखा कहाँ, फोकस से पे ही आएगा। यदि कोई रेखा यानी प्रकाश की किरण यदि फोकस पे ही आएगा तो फोकस पे आएगा तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तक सतह पे। तो ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर भाग जाएगा। क्या करेगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर कहा जाएगा, भाग जाएगा। थर्ड नियम में ये कह रहा है, ये जो ब्लू वाली है कि यदि कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा तो यह रिटर्न हो जाएगा कहाँ, वक्ता केंद्र की ओर ही रिटर्न हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वक्ता केंद्र की ओर रिटर्न हो जाएगा। आज हम यही नियम पढ़े हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम टॉपिक लिख लेते हैं। फोटो आप बना लिए होइएगा। कल हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से जुड़ी वाली बातें। अवतल दर्पण में मतलब कौन कहाँ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की सभी स्थितियां, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब की सभी स्थितियां अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की सभी स्थितियां नंबर 1 में लिख लीजिएगा। नंबर 1 में लिखिएगा क्या, तो नंबर 1 में लिखिएगा क्या, जब वस्तु अनंत पे रहे, जब वस्तु अनंत, चाहिए इतना ही रहने दीजिए ठीक है। ये टॉपिक लिख लीजिए। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो तो किस तरह से बनेगा। जब वक्ता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा या कैसे गुजरता है रेखा, तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही हो तो आप सजेशन जरूर दीजिएगा, एडवाइस जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपके साथ वादा किए थे कि एनसीईआरटी हम पूरा ख़त्म करेंगे, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी हम ख़त्म कर दिए। लगभग 51 से 52 वीडियो हैं और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। तो आप देख लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि मेरी एनसीईआरटी हम पूरा ख़त्म कर दें। इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मतलब फिजिक्स तो अभी स्टार्ट ही हुआ है,
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।